चलिए रिवीजन कर रहे हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी कवरेज सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलती थी चार्जिंग सेक्शन बेटा? चार्जिंग सेक्शन बोलती है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। Salary is taxable on due or receive whichever is earlier. However, any arrear of salary not taxed earlier shall be taxable in the year in which arrears are actually received. ये तो लीगल लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेशन, सैलरी बेटा या तो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले होगा सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। मैंने काम करा, सैलरी ड्यू हो गई, मुझे ना भी मिले उसके बावजूद भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने काम ही नहीं किया, सैलरी मिल गई, एडवांस सैलरी की बात कर रहा होगा, एडवांस सैलरी भी रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्स एक ही बार लगेगा। अगर सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, कल को दोबारा जब रिसीव होगी नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एडवांस सैलरी अगर रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, कल को दोबारा जब ड्यू होगी नथिंग शैल बी टैक्सेबल। तो सैलरी इज टैक्सेबल on due or receive whichever is earlier. However, any arrear of salary not taxed earlier shall be taxable in the year in which arrears are actually received. अगर सैलरी का कोई अरियर है जो ना तो पास्ट में कभी ड्यू हुआ है ना पास्ट में कभी रिसीव हुआ है, क्योंकि अगर ड्यू या रिसीव कुछ भी हुआ होता तो उसके बेसिस पे टैक्स लग गया होता। तो अगर सैलरी का अरियर जो पास्ट में ना तो ड्यू हुआ है ना रिसीव हुआ है, ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल ये अरियर मिलेगा। सर ऐसा कौन सा अरियर है जो पास्ट में ना तो ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ? दो टाइप के हो सकते हैं बेटा, या तो डिस्प्यूटेड सैलरी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डिस्प्यूट चल रहा है, लेबर कोर्ट में मैटर चल रहा है और बाद में एम्प्लॉय जीत गया, या फिर हो सकता है जब सैलरी इंक्रीज होती है बैक डेट से। गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली होता है बेटा कि गवर्नमेंट सेक्टर ने डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया, 100% से बढ़ा के 150% कर दिया, इफेक्ट उसका बैक डेट से दे दिया। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है अरियर ऑफ सैलरी। अरियर ऑफ सैलरी उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल अरियर रिसीव होगा। तो 23-24 का अरियर अगर 24-25 में मिलता है टैक्सेबल इन 24-25। 20-21 का अरियर अगर 24-25 में मिलता है टैक्सेबल इन 24-25। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन लास्ट टाइम। सैलरी इज टैक्सेबल on due basis or receive basis whichever is earlier. However, any arrear of salary not taxed earlier shall be taxable in the year in which arrears are actually received. Interpretation बेटा, मैंने सैलरी काम करा, ड्यू हो गई, ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी चाहे रिसीव ना भी हुई हो। मैंने काम ही नहीं किया, सैलरी मिल गई, एडवांस सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्स एक ही बार लगेगा। अगर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई तो दोबारा रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगी, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई तो आपके बेटा वो दोबारा ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर सैलरी का कोई अरियर है, दो टाइप के अरियर होते हैं, या तो डिस्प्यूटेड सैलरी या बैक डेट से सैलरी बढ़ जाए, ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल अरियर आपको एक्चुअल में रिसीव होंगे। इसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिए थे बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। कॉन्सेप्ट नंबर 1, खाली कॉन्सेप्ट बोलते रहो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी इन एडवांस, तो ये तो होती है आपकी टैक्सेबल। एडवांस अगेंस्ट सैलरी कहीं ना कहीं लोन टाइप का होता है जो बाद में हमें रीपे करना होता है। तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। एक का नेचर सैलरी का है, एक का नेचर लोन का है। तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होती। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इनकम अंडर द हेड सैलरी वही सैलरी टैक्सेबल होगी वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे। पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है
तो सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी। सैलरी है पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ये सैलरी हेड में ना आके इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। फॉर एग्जांपल पार्टनर को जो पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल होती है अंडर द हेड पीजीबीपी, वाइल एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है सैलरी वो भी है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड अदर सोर्स। सैलरी इनकम में वही सैलरी आएगी वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बेटा आपका है सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल का एम्प्लॉय है बेटा, उस डॉक्टर को गंगाराम हॉस्पिटल से जो भी मिलेगा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। डॉक्टर को किसी दूसरे हॉस्पिटल ने बेटा स्पेशल विजिट पे बुलाया, वही डॉक्टर है वही काम है उसका, पर दूसरे हॉस्पिटल से उसको जो भी रिम्यूनरेशन मिलेगा वो सैलरी हेड में नहीं आएगा क्योंकि दूसरा हॉस्पिटल उसका एम्प्लॉयर नहीं है, वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी वही सैलरी आएगी वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे। होल टाइम डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर इनकी सैलरी कहाँ पर जाए? डायरेक्टर की सैलरी पे बेटा चेक करें टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटता है। अगर डायरेक्टर की सैलरी का टीडीएस 192 में कटता है तो वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन अगर 194 जे में टीडीएस कटता है टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्स। तो डायरेक्टर रिम्यूनरेशन सैलरी में कब आएगा? जब टीडीएस 192 में कटेगा। सैलरी में कब नहीं आएगा? जब टीडीएस 194 जे में कटेगा। 194 जे का बेटा अदर सोर्स की इनकम मानी जाती है। एम्प्लॉय होना चाहिए, होल टाइम एम्प्लॉय हो सकता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो सकता है, पीस रेट हो सकता है, टाइम रेट हो सकता है। अगर एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। फिर इसके बाद पढ़ाया था बेटा एमपी एमएलए इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री। एक तो नॉर्मल एमपी एमएलए अदर सोर्स में जाते हैं, पर वो एमपी एमएलए जिनके पास कोई मिनिस्ट्री है उनको सैलरी मिलेगी तो इनकम अंडर द हेड सैलरी। जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेटा डीम्ड एम्प्लॉय माने जाते हैं, उनको जो भी मिलेगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 तेजी से वाइंड अप करो। सैलरी हेड में वही सैलरी आएगी वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो ही इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी है पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। एग्जांपल बेटा सैलरी टू पार्टनर टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, सैलरी टू एमपी एमएलए टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, एमपी एमएलए इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इसके बाद बेटा जजेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, डीम्ड एम्प्लॉय माने जाते हैं। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन सैलरी में आया ना आए चेक करो, टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटा है? टीडीएस 192 में कटा है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। टीडीएस 194 जे में कटा है बेटा, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है जी, ये वाइंड अप हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 2 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसके बाद आ जाए बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 3 सरेंडर ऑफ सैलरी या फॉरगॉन ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी सरेंडर कर दी या अपना राइट छोड़ दिया। सर्टेन एम्प्लॉयज ऐसे हैं बेटा अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन उन्होंने क्या कर दिया, किसी दूसरे के फेवर में सरेंडर कर दिया। करेक्ट फॉर्म में रिवाइज कराओ। अगर सैलरी सरेंडर हुई है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961, एक्ट का नाम याद कर लेना। अगर सैलरी सरेंडर हुई है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961, इस एक्ट में सैलरी सरेंडर करेंगे टैक्स फ्री, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इसके अलावा कहीं मर्जी सैलरी सरेंडर करते रहो, चाहे केस बोनाफाइड हो चाहे केस मेलाफाइड हो, चाहे जेन्युइन पर्पस के लिए क्यों ना आपने सरेंडर करी हो, एंटायर सैलरी इनकम इज टैक्सेबल। तो एग्जाम में जब भी कभी क्वेश्चन आए सरेंडर ऑफ सैलरी या फॉरगॉन ऑफ सैलरी, इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन किसी दूसरे के फेवर में क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। सर इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी अगर इस एक्ट के अंदर सरेंडर हुई है? एक्ट का नाम बोलो, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961। इस एक्ट में सरेंडर हुई है तो
टैक्स फ्री सैलरी, इसके अलावा कहीं और सरेंडर हुई है, क्या हो जाएगा बेटा, एंटायर सैलरी इज टैक्सेबल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में परेशान कर सकता है जी, 1 महीने की सैलरी मैंने सरेंडर कर दी बालाजी ट्रस्ट को, 1 महीने की सैलरी सरेंडर कर दी मैंने अपनी सिस्टर के नाम, 1 महीने की सैलरी सरेंडर कर दी मैंने अपने किसी फ्रेंड के नाम। लो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये सरेंडर में क्या आपने वॉलंटरी सरेंडर के प्रोविजन कंप्लाई किए हैं? अगर उस एक्ट में सरेंडर हुई है, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट में, तो टैक्स फ्री है। उसके अलावा कहीं मर्जी सरेंडर करते रहो, आपकी सैलरी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ये था बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 3, सरेंडर ऑफ सैलरी या फॉरगॉन ऑफ सैलरी। कॉन्सेप्ट नंबर 4, टैक्स फ्री सैलरी। कॉन्सेप्ट हो सकता है आगे पीछे हो रहे हो, पर कवर सारे कर लेंगे। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये होता है, एम्प्लॉय की सैलरी हाइपोथिकेट 10 लाख रुपए, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है अगेन हाइपोथिकेट 3 लाख रुपए। वो 3 लाख का टैक्स एम्प्लॉय की सैलरी पे बन रहा था, जमा एम्प्लॉयर ने करवा दिया। तो क्वेश्चन ये था, क्या एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा? आंसर इज यस। और 10 + 3 13 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। परक्यूजिट मानी जाती है। परक्यूजिट को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 17 में। उसका एक पॉइंट है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की कोई भी ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज कर दी तो वो एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाती है। एम्प्लॉय का बिजली का बिल एम्प्लॉयर ने दे दिया, एम्प्लॉय का पानी का बिल एम्प्लॉयर ने दे दिया, एम्प्लॉय के स्कूल की बच्चों की फी एम्प्लॉयर ने दे दी, या एम्प्लॉय का टैक्स किसने जमा करा दिया, एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया। तो ये सारा एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाती है, एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड सैलरी। तो अगर फिगर से खेल लें बेटा, एम्प्लॉय की सैलरी मान लेते हैं 10 लाख रुपए है, टैक्स बन रहा है हाइपोथिकेटली है 3 लाख रुपए है। ये टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया, एम्प्लॉय डबल मरेगा, उसके हैंड में 10 + 3 13 लाख रुपए सैलरी इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। हाउएवर, एक टीडीएस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाया था, यही रिवाइज करा देता हूं बेटा। अगर एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर कोई टैक्स पे किया है, टीडीएस वाले चैप्टर में पढ़ाया था, वहां रिवाइज कराऊंगा, यहाँ कनेक्टेड है। अगर एम्प्लॉयर ने कोई नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दी है, रहने के लिए घर दिया है, कार दी है, उसके ऊपर अगर कोई टैक्स बनता है, वो टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ट्रीटमेंट नंबर 1, एम्प्लॉयर को इस खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ट्रीटमेंट नंबर 2, एम्प्लॉय के हैंड में क्या होता है, वो एग्जाम्प्ट होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल, एम्प्लॉयर जो भी टैक्स जमा कराएगा, एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी। एक एक्सेप्शन होगी बेटा, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, टीडीएस वाले चैप्टर में पढ़ाया था, रिवाइज यहाँ पे करा देता हूँ, कनेक्टेड है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दी है, मोटर कार दी है, रहने के लिए घर दिया है, नॉन मॉनेटरी, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है अगर एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया, ट्रीटमेंट नंबर 1, एम्प्लॉयर को ये खर्चा पीजीबीपी में अलाउड नहीं होगा। ट्रीटमेंट नंबर 2, एम्प्लॉय के हैंड में क्या होगा बेटा, ये एग्जाम्प्ट होगा। तो एक ये एक्सेप्शन बोल सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल क्या है, कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉयर ने अगर डिस्चार्ज कर दी, एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एक एक्सेप्शन कौन सी हो गई बेटा, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, एम्प्लॉयर के हैंड में नॉट अलाउड, एम्प्लॉय के हैंड में फुल्ली एग्जाम्प्ट। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 5, प्लेस ऑफ एक्रूअल। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, सेक्शन 9 से ले रखा है बेटा। ये सैलरी इनकम वहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विसेज परफॉर्म होती है। इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया, सैलरी इनकम वर्ल्ड के किसी भी कोने में मिले, it shall be taxable in India. If services are performed outside India, nothing shall be taxable in India. मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बेटा, सैलरी इनकम वहां टैक्सेबल होती है जहां सर्विसेज परफॉर्म्ड होती है। इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया, सैलरी इनकम शैल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, चाहे बाहर मिली हो। इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। पर एक एक्सेप्शन थी इसकी, अगर इंडियन एम्बेसी जो आउटसाइड इंडिया है, इंडियन सिटीजन उसमें एज ए एम्बेसडर काम करते हैं, एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं अपनी आउटसाइड इंडिया, पर उनको सैलरी इनकम कहां से हो रही है बेटा, इंडिया से।
इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो इंडियन एम्बेसी जितनी भी आउटसाइड इंडिया है उसमें अपना बेटा इंडियन सिटीजन काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको सैलरी इनकम मिलती है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। हाँ, वो अलग बात है, सारे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होते हैं, सारी परक्यूजिट एग्जाम्प्ट होती है, पर एम्बेसडर की सैलरी शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 5, प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी। इसी के साथ साथ मैंने पढ़ाया था बेटा, सैलरी अगर फॉरेन करेंसी में मिलती है, 5000 यूएसडी की मुझे सैलरी मिली, तो इंडिया में टैक्स तो इंडियन करेंसी में लगेगा। मेरी सैलरी 5000 यूएसडी पर मंथ है, पर टैक्स तो इंडियन करेंसी में लगेगा। एक्सचेंज रेट चाहिए और दिन चाहिए कि किस दिन का एक्सचेंज रेट लें। पूरे इनकम टैक्स में एक्सचेंज रेट किसका चलता है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और किस दिन का रेट लेना है? जिस महीने की सैलरी है उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट, जिस महीने की सैलरी है उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट। अप्रैल की सैलरी है तो 31 मार्च एसबीआई का रेट लेंगे, मई की सैलरी है तो 30 अप्रैल एसबीआई का रेट लेंगे, जून की सैलरी है तो 31 मई एसबीआई का एक्सचेंज रेट लेंगे। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 6 मैंने पढ़ाया था, कौन कौन से महीने की सैलरी, 12 महीने सिलेबस में 24-25 है, कौन कौन से महीने की सैलरी आपकी 24-25 में टैक्सेबल होगी। 3 केस बना लेना बेटा, सैलरी ड्यू भी मंथ एंड पे, रिसीव भी मंथ एंड पे। सैलरी ड्यू मंथ एंड पे, रिसीव अगले महीने, सैलरी ड्यू भी अगले महीने, रिसीव भी अगले महीने। क्लास में मैंने 2 बनाए होंगे, वैसे 3 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या 3 बनेंगे? पहला ड्यू मंथ एंड पे, रिसीव मंथ एंड पे। इसका मतलब अप्रैल वाली अप्रैल में ड्यू और अप्रैल में ही रिसीव। कौन कौन से महीने फंसेंगे बेटा? अप्रैल 2024 से मार्च 2025। अगला केस, सैलरी ड्यू मंथ एंड पे होती है, रिसीव नेक्स्ट मंथ होती है, जैसे इंडिया में चलता है। मंथ एंड पे ड्यू हो जाती है, अगले महीने की 7 तारीख तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो भी कौन से फंसेंगे बेटा? अप्रैल 2024 से मार्च 2025। और अगर सैलरी ड्यू भी अगले महीने और रिसीव भी अगले महीने, तो मार्च 2024 से फरवरी 2025 की सैलरी टैक्सेबल होगी। अब रिवाइज कर रहे हो, सीधा याद कर लो, क्लास में तो मैंने एक महीना समझाया था कैसे होता है बेटा। क्रक्स ऑफ द मैटर, ड्यू भी सेम मंथ, रिसीव भी मंथ एंड पे, ड्यू भी मंथ एंड, रिसीव भी मंथ एंड। अप्रैल से लेके मार्च तक के महीने फंसेंगे, ड्यू मंथ एंड पे, रिसीव अगले महीने, तो भी अप्रैल से लेके मार्च तक के महीने फंसेंगे। और अगर ड्यू भी अगले महीने है, रिसीव भी अगले महीने है, तो मार्च 24 से लेके बेटा फरवरी 25 तक के महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। एग्जाम में क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो आपको अप्रैल 24 से मार्च 25 तक की सैलरी लेनी है। वो कुछ नहीं बोल रहा कब ड्यू है कब रिसीव है, तो 12 महीने कौन से लेने हैं बेटा? अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025। और लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने थियोरेटिकल में लिया था बेटा, सैलरी इन ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में मैंने बताया था, बस पढ़ाना सीखो कैसे होता है बेटा। सैलरी इन ग्रेड सिस्टम, कॉन्सेप्ट नंबर क्या बनेगा? 7। आगे पीछे हो रहे होंगे पर कवर सारे करेंगे। सैलरी इन ग्रेड सिस्टम कैसे पढ़ते थे? 40,000, 10,000, 70,000, 20,000, 2 लाख। बस पढ़ना सिखा दो मेरे को। मान लो अगर 40,000 रुपये अपॉइंटमेंट हुई है तो हर साल एनुअल इंक्रीमेंट कितने का? 10 का, जब तक 70 नहीं हो जाते। और 70 होने के बाद एनुअल इंक्रीमेंट कितने का? 20 का, जब तक 2 लाख नहीं हो जाते। तो कई बार तो वो बोलेगा 40 पे अपॉइंटमेंट हुई है, अगर वो बोले अपॉइंटमेंट ही 60,000 पे हुई है तो देख के बताओ। तो इंक्रीमेंट 10,000 का जब तक 70 नहीं हो जाते, उसके बाद इंक्रीमेंट 20,000 का। अगर अपॉइंटमेंट ही 90,000 हुई है, देख के बताओ। तो फिर तो सीधा ये वाला स्लैब लग जाएगा ना बेटा, इंक्रीमेंट हर साल 20,000 का जब तक आपके 2 लाख नहीं हो जाते। तो ये था लास्ट अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7, सैलरी इन ग्रेड सिस्टम। 7 कॉन्सेप्ट हुए, भागम भाग मत रखो, तेजी से दोबारा यहाँ तक के इकट्ठे करवा दो स्टार्टिंग से।
बोलो, अब मेरे साथ साथ बोलना बेटा, रिवाइज जरूर करवाना, ऑनलाइन वाले मन मन में रिवाइज करते रहो। सैलरी सेक्शन 15 to 17. 15 is the charging section. Salary is taxable on due basis or receive basis, whichever is earlier. However, any arrear of salary not taxed earlier shall be taxable in the year in which arrears are actually received. Analysis: मैंने काम करा, सैलरी ड्यू हो गई, इनकम टैक्स लगेगा चाहे ना भी मिले। मैंने काम ही नहीं किया, सैलरी मिल गई, एडवांस सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है। टैक्स एक ही बार लगेगा। अगर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, कल को दोबारा जब रिसीव होगी, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एडवांस सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, कल को जब दोबारा ड्यू होगी, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। हावेवर, अगर सैलरी का कोई अरियर है, अरियर उस साल टैक्सेबल होते हैं जिस साल ये एक्चुअल में मिले। प्रीवियस ईयर 20-21 का अरियर 24-25 में मिला, तो ये 24-25 में टैक्सेबल होगा। अरियर होता क्या है बेटा? दो ही अरियर हो सकते हैं, सीधा नाम याद कर लो। या तो कोई डिस्प्यूटेड सैलरी रिसीव हुई है एम्प्लॉय को, या उसकी सैलरी क्या हुई है? इंक्रीमेंट हुई है बैक डेट से। तो जो बैक डेट से बड़ी है, 40,000 थी, बढ़ के 50,000 हो गई, तो वो 10,000 क्या मानी जाएगी? अरियर ऑफ सैलरी। फिर इसके बाद कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा आपके। कॉन्सेप्ट नंबर 1, एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब है सैलरी इन एडवांस। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब है सैलरी के लिए हम क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं। तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। रीजन ये है, जो लोन लिया है वो कल को कभी ना कभी रीपे होगा, तो टैक्स मत करो। आप करेक्ट याद कर लो, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इनकम अंडर द हेड सैलरी वही सैलरी टैक्सेबल होती है जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है बिटवीन पेयर एंड पे। सैलरी तो है पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इस सैलरी हेड में ना आके इधर पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्स। एम्प्लॉय होना चाहिए, फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, पीस रेट भी हो सकता है, टाइम रेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। एम्प्लॉय को मिलेगा अंडर द हेड सैलरी, पार्टनर को मिलेगा बेटा अंडर द हेड पीजीबीपी, एमपी एमएलए इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री को मिलेगा सैलरी, एनी अदर एमपी एमएलए बेटा अदर सोर्स। जजेस को मिलेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन कौन से हेड में जाए? टीडीएस देखो कहां पर कटा है, टीडीएस 192 में कटा है तो सैलरी, टीडीएस 194 जे में कटा है तो बेटा आपका अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इसके बाद था बेटा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3, सरेंडर ऑफ सैलरी या फॉरगॉन ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन किसी थर्ड पर्सन के नाम बेटा सरेंडर करता है, थर्ड पर्सन बेटा वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लॉ से चेक करो ये सरेंडर करते टाइम क्या आपने वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961 इसके प्रोविजन कंप्लाई किए हैं या प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए? अगर इस एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई हुए हैं, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इस एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई नहीं हुए बेटा, इंटायर सरेंडर सैलरी शैल बी टैक्सेबल। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 4, टैक्स फ्री सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी डम्मी फिगर है 10 लाख रुपए, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है, डम्मी फिगर है 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए का टैक्स एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया, तो ये 3 लाख एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाएगी। परक्यूजिट के कारण उसके हैंड में 13 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। परक्यूजिट क्या बोलती है बेटा? एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एक एक्सेप्शन है इसकी, अगर एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट के ऊपर कोई टैक्स पे कर दिया, पॉइंट नंबर 1 एम्प्लॉयर को पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 एम्प्लॉय के हैंड में क्या होता है? वो एग्जाम्प्ट होता है। ऑल्दो वो भी ऑब्लिगेशन है पर लॉ में एक्सेप्शन है ये कि वो एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5, प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी। सैलरी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? जहाँ सर्विसेज परफॉर्म्ड होगी। इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया, सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एक एक्सेप्शन है बेटा, इंडियन एम्बेसडर जो आउटसाइड इंडियन एम्बेसीज में अपनी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, इनको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर्विसेज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, सैलरी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से।
इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। हाँ, वो अलग बात है, इनके सारे के सारे अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होती हैं, सारी परक्विजिट एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर सैलरी बेटा फॉरेन करेंसी में मिलती है तो इनकम तो इंडियन करेंसी में निकलेगी। एक्सचेंज रेट एसबीआई का लेंगे और जिस महीने की सैलरी है उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट का एक्सचेंज रेट लेंगे। अप्रैल की सैलरी है तो 31 मार्च का एसबीआई का एक्सचेंज रेट, मई की सैलरी है तो 30 अप्रैल का एसबीआई का एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, सिलेबस में 24-25 हैं, कौन कौन से 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। 3 सिनेरियो बनाए थे बेटा। सिनेरियो 1, सैलरी मंथ एंड पे ड्यू, मंथ एंड पे रिसीव। बोलो, मार्च 24 से लेके आपके साथ अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक की सैलरी टैक्सेबल होगी। सिनेरियो 2, सैलरी ड्यू मंथ एंड पे होती है, रिसीव उससे अगले महीने होती है, तो भी इस केस में अप्रैल 2024 से मार्च 2025। सिनेरियो 3 बेटा, आपका सैलरी ड्यू भी अगले महीने, रिसीव भी अगले महीने, तो इस केस में मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक की सैलरी टैक्सेबल होती है। फिर एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था सैलरी इन ग्रेड सिस्टम, वो प्रैक्टिस में मैंने सिखा दिया था। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने कंप्यूट करी थी हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। बेसिक पे ट्रीटमेंट थी फुल्ली टैक्सेबल, एडवांस बेसिक पे क्या ट्रीटमेंट थी, फुल्ली टैक्सेबल, रिसीट बेसिस पे एडवांस अगेंस्ट सैलरी, थोड़ा जल्दी ना लाइक धुन में बह रहा है, फुल्ली 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 नॉट टैक्सेबल। इसके बाद बेटा अरियर ऑफ सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी रिसीव टैक्सेबल इन द ईयर इन विच अरियर्स आर एक्चुअली रिसीव। इसके बाद किसी भी टाइप का कमीशन, चाहे परसेंटेज बेस्ड कमीशन हो चाहे लमसम कमीशन हो, क्या होते हैं बेटा, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद बोनस, चाहे दिवाली बोनस हो, किसी भी टाइप का बोनस हो, ये भी फुल्ली टैक्सेबल। बोनस में एक अलग चीज़ है, ये ड्यू बेसिस पे नहीं, ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, जब मिलेगा तभी टैक्सेबल है ये। बोनस ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। उसके बाद बेटा फिर 4 चीज़ें पढ़नी हैं। अलाउंसेस, वर्किंग नोट 1, परक्यूजिट्स 20 के आसपास परक्यूजिट थी, वर्किंग नोट 2। इसके बाद प्रोविडेंट फंड ट्रीटमेंट, उसको बना लो वर्किंग नोट 3। इसके बाद बेटा आपका साहब रिटायरमेंट बेनिफिट 5 टाइप के पढ़ाए थे, उसको बना दो 4। मतलब ये पढ़ना है हमें। इन सबका टोटल क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। ये माइनस करते हैं, 50,000 ओल्ड में, न्यू में 75,000। ओल्ड में अलाउड होता है, न्यू में ये अलाउड ही नहीं होता। प्रोफेशनल टैक्स चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, दोनों में अलाउड होता है, वो लास्ट में बता दूंगा मैं। ठीक है, तो क्रक्स ऑफ द मैटर, अब मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें रिवाइज कर लो, चैप्टर खत्म। ऊपर का तो मैंने निपटा दिया, बाकी सब चीज़ें तो निपटा दी, बस अब ये 4 चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ। चैप्टर का मूवमेंट क्लास में भी ऐसे लिया था, रिवीजन में भी ऐसे ले लेते हैं। अलाउंसेस, परक्यूजिट, प्रोविडेंट फंड ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट। करूँ स्टार्ट? तो सबसे पहले बेटा ट्रीटमेंट ऑफ अलाउंस। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ओल्ड टैक्स रिजीम, सेक्शन 115 BAC 1A, पहले मैं ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूं ओल्ड टैक्स रिजीम। सेक्शन होती है बेटा 115 BAC 1A हाउस रेंट अलाउंस। अब मैं लिख नहीं रहा बेटा, बोलता हूँ, लिखूंगा टाइम बहुत लग जाएगा ना। हाउस रेंट अलाउंस, लो सेज HRA रिसीव लिखो, लेस एग्जाम्प्ट होगा वर्किंग नोट 1। कितना एग्जाम्प्ट होगा, रिवाइज कराओ। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम। 3 कंडीशन दी, तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। नंबर 1,
actual HRA receive. Number 2, rent paid by employee minus 10% of salary. Number 3, 50% of salary अगर हाउस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है, या 40% ऑफ सैलरी अगर हाउस इन 4 मेट्रो सिटी के अलावा कहीं और है। इन तीनों कंडीशन का जो भी मिनिमम होगा इतना HRA आपका एग्जाम्ड होगा। तीनों कंडीशन दोबारा है। नंबर 1, actual HRA receive. Number 2, rent paid by employee for such house minus 10% of salary. Number 3 बेटा 50% of salary if house is situated in दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और 40% of salary if house is situated in any other city. इन तीनों का मिनिमम क्या हो जाएगा? एग्जाम्ड होगा। लो से पूछा गया जी सैलरी का मतलब क्या? आपने बोला 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। इसका सैलरी का मतलब क्या? क्योंकि चैप्टर ही क्या चल रहा है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। लॉसेस 3 चीजें लो। HRA के लिए सैलरी निकालते टाइम हमें 3 चीजें लेनी होती हैं। नंबर 1, बेसिक पे। नंबर 2, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट, इसको इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। DA वो वाला जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है। एंड नंबर 3 आपका बेटा परसेंटेज बेस्ड कमीशन। DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ये गवर्नमेंट फिक्स करती है कि कितना परसेंट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काउंट होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट फिक्स करती है, एग्जाम में क्वेश्चन बताएगा। कभी बोलेगा 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कभी 50%, कभी 100% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिर आपकी एजम्पशन के ऊपर है। वो कह रहा है DA 10,000 पर मंथ, आगे कुछ नहीं बोल रहा, तो आपकी एजम्पशन के ऊपर है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी मानो या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी ना मानो। प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट फिक्स करती है कि कितना परसेंट DA का हम काउंट करेंगे इन बेनिफिट्स को निकालने के लिए। फिलहाल यहां पर याद करो बेटा, सैलरी में कितनी चीजें? 3। नंबर 1 बेसिक पे, नंबर 2 DA रिटायरमेंट छोटा करके, नंबर 3 परसेंटेज बेस्ड कमीशन। लो से पूछा गया ये तीनों चीजें लेनी कितने टाइम की हैं? आंसर इज रेलेवेंट पीरियड की। रेलेवेंट पीरियड क्या होता है बेटा? जितने टाइम के लिए HRA मिला। अगर HRA पूरे 12 महीने मिला, ये तीनों चीजें पूरे 12 महीने की। अगर HRA मिला ही 9 महीने है, ये तीनों चीजें 9 महीने की। अगर HRA मिला ही 3 महीने है तो ये तीनों चीजें बेटा 3 महीने की कंसिडर करेंगे। लो से पूछा गया एक चीज, सर मुझे सैलरी मिली है, मुझे HRA मिला है 12 महीने का, मुझे बेसिक पे मिल गई 14 महीने की। ये कैसे हुआ होगा? बेसिक पे 14 महीने की, 2 महीने की मुझे क्या मिल गई होगी? एडवांस बेसिक पे। तो जब HRA मुझे 12 महीने का मिला है, वहां पर जब मैं बेसिक पे निकालूंगा तो कितने टाइम के निकालूंगा? 12 महीने। ठीक है ना? तो HRA के लिए जब भी कभी आप सैलरी निकालेंगे वो उतने टाइम की निकालेंगे जितने टाइम HRA मिला है। क्लियर है जी? फिर क्वेश्चन ये था बेटा, सर HRA तो मिला पर एम्प्लॉय खुद अपने हाउस में रहता है, किराए के हाउस में नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है बेटा, एम्प्लॉयर जब भी HRA देगा वो तो सब एम्प्लॉय को देगा, वो छाट छाट के नहीं देता है आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने तो सबको HRA दिया, तो कुछ एम्प्लॉय तो किराए के मकान में रहते होंगे, कुछ एम्प्लॉय अपने ही घर में रहते होंगे। जो अपने ही घर में रहते हैं, क्या आंसर होगा बेटा? एंटायर HRA इज फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि रेंट तो वो कुछ पे कर ही नहीं रहे। तो अगर खुद के घर में रहते हैं, एंटायर HRA टैक्सेबल। किराए के मकान में रहते हैं, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी? ये वाइंड अप हुआ पहला बेटा HRA। लास्ट टाइम वाइंड अप करो, मैं आगे बढ़ जाऊं। एक्चुअल HRA रिसीव लिख लो। लेस एग्जाम हमेशा वर्किंग नोट बनाना। सबसे पहले लिखना रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड का मतलब जितने टाइम के लिए HRA मिला। फिर निकालना सैलरी फॉर HRA पर्पस। 3 चीजें लेना, बेसिक पे, DA रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। उतने टाइम के लेना जितने टाइम HRA मिला है। और फिर लिखना मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम। बोलो। नंबर 1 actual HRA receive. Number 2 rent paid by employee minus 10% of salary. Number 3 50% of salary अगर हाउस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है, या 40% ऑफ सैलरी अगर हाउस एनी अदर सिटी में है। तीनों का मिनिमम एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा इट शैल बी टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट नोट, HRA मिल रहा है पर एम्प्लॉय खुद अपने हाउस में रहता है। इस केस में बेटा एंटायर HRA इज फुल्ली टैक्सेबल। ये थी कैटेगरी 1 हाउस रेंट अलाउंस, पढ़ लिया। कैटेगरी 2 अलाउंसेज विच आर एग्जाम्प्ट ऑन
एक्सपेंडिचर बेसिस, अलाउंसेज विच आर एग्जाम्ड ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस। हिंदी में जितना जितना खर्च करोगे उतना उतना एग्जाम्ड होगा। फुल फॉर्म लिखवा रखी थी मैं, क्लास में एब्रीविएशन में ले रहा हूँ। ट्रेवलिंग डेली कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, ठीक है जी। एकेडमिक का दूसरा नाम रिसर्च भी होता है। तो 6 अलाउंसेज इसके अंदर आते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस या रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 6 अलाउंसेज जितना जितना खर्च करेंगे उतना उतना एग्जाम्ड होगा। और अगर खर्चा रिसीविंग से ज़्यादा हो गया, नेगेटिव कभी नहीं होती। सैलरी इनकम नेगेटिव कभी नहीं होती। एग्जाम्पल, ट्रेवलिंग अलाउंस मिला 1000 रुपये महीना, खर्च हुआ 200 रुपये महीना, 200 एग्जाम्ट हो जाएगा, 800 टैक्सेबल हो जाएगा। आपका हेल्पर अलाउंस मिला 1000 रुपये महीना, खर्च हुआ 700 रुपये महीना, 700 रुपये एग्जाम्ट हो जाएगा, 300 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 1000 रुपये महीना, खर्च हो गया 1200 रुपये महीना, तो 1200 एग्जाम नहीं होगा बेटा, 1000 रुपये फिर आपका एग्जाम्ट होगा। एग्जाम्ट 1000, टैक्सेबल निल। सैलरी इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो सेकंड कैटेगरी ये है आपकी एक्सपेंडिचर बेसिस वाले अलाउंस है। ट्रैवलिंग, डेली कन्वेंस, हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, जितना खर्च करेंगे उतना आपका एग्जाम्ट होगा। फिर इसके बाद पढ़ाई थी बेटा मैंने कैटेगरी 3 स्टैट्यूटरी एग्जाम्पशन, जितना लॉ में लिखा हुआ है उतना एग्जाम्ट होगा। स्टैट्यूटरी एग्जाम्पशन और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस इनकर्ड शैल हैव नो रेलेवेंस, खर्चों से कोई लेना देना नहीं। और वही बात इसमें भी, नेगेटिव ये भी नहीं हो सकते। पूरी सैलरी इनकम कैन नॉट बी नेगेटिव। सबसे पहला पढ़ाया था इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। अगर मिला ही 70 रुपये पर चाइल्ड है तो 70 एग्जाम्ट होगा, मिला 90 रुपये पर चाइल्ड है तो 90 एग्जाम्ट होगा, मिला 120 रुपये है तो 100 रुपये क्या होगा बेटा आपका एग्जाम्ट होगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना था? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये महीना। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपये महीना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एम्प्लॉय हैंडीकैप है या अदर एम्प्लॉय है। ट्रांसपोर्ट का मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है अदर एम्प्लॉयज़ को, फुल्ली टैक्सेबल। फिजिकली हैंडीकैप को 3200 रुपये महीना एग्जाम्ट होगा। और इसके अलावा अगर बेटा रनिंग अलाउंस मिलता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एम्प्लॉय को, रनिंग अलाउंस नाम कुछ भी दे दो, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एम्प्लॉय को मिलते हैं। 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, इतना एग्जाम्ट होगा। खर्चों से कोई लेना देना नहीं। तो तीसरी कैटेगरी हेडिंग बोलो बेटा क्या थी? अलाउंसेज विच आर स्टैट्यूटरी एग्जाम्ट। हिंदी में जितना लॉ में लिखा हुआ है उतना एग्जाम्ट होगा, खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। क्या है बेटा इसमें? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ per child, maximum for 2 children. Tribal area allowance 200 per month. Underground allowance जो माइनिंग्स में काम करते हैं बेटा 800 पर मंथ. ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर एम्प्लॉय फिजिकली हैंडीकैप है 3200 रुपये महीना एग्जाम्ट होगा. एनी अदर एम्प्लॉय है फुल्ली टैक्सेबल होगा. और लास्ट था बेटा रनिंग अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, इतना एग्जाम्ट होगा. तो 3 कैटेगरी पढ़ ली बेटा हमने. 1 HRA, नंबर 2 अलाउंसेस विच आर एग्जाम्ट ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस, नंबर 3 अलाउंसेस विच आर स्टैट्यूटरी एग्जाम. चौथी कैटेगरी है बेटा आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस इसको अलग से इसलिए लिया था, बाकी सब अलाउंसेस की एग्जम्पशन है, इस अलाउंस की डिडक्शन है. बाकी सब अलाउंसेस की एग्जम्पशन है, इस अलाउंस की बेटा डिडक्शन है. एग्जम्पशन और डिडक्शन में फ़र्क होता है. एग्जम्पशन टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होता,
वाइल डिडक्शन पहले पार्ट होता है, बाद में माइनस करते हैं। ऑल्दो कोई पूछेगा नहीं, पर पता रहना चाहिए इनकम एग्जाम्प्ट है या इनकम की डिडक्शन है, इसका क्या मतलब होता है। अगर मैं बोलूँ एग्जाम्प्ट है तो वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ डिडक्शन है तो पहले तो क्या होगा बेटा, वो ऐड बैक होगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो माइनस होगा। तो वापस आते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या होती है बेटा, डिडक्शन मिलती है। पॉइंट नंबर 1, डिडक्शन किस में से मिलेगी, ग्रॉस सैलरी में से मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, डिडक्शन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। बोलो, नंबर 1 actual allowance receive, नंबर 2 statutory limit of ₹5,000, कोई पर मंथ नहीं है, कोई पर एनम नहीं है, फ्लैट 5,000। एंड नंबर 3 1/5 ऑफ टोटल बेसिक पे, 1/5 बोल दो या 20% ऑफ टोटल बेसिक पे। 3 कंडीशन लिखना, तीनों में से जो भी मिनिमम होगा इतने की डिडक्शन मिलेगी, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी। तीनों कंडीशन दोबारा बोलो बेटा। नंबर 1 actual allowance received, number 2 statutory limit of ₹5,000, नंबर 3 बेटा आपका 1/5 ऑफ टोटल बेसिक पे या 20% ऑफ टोटल बेसिक पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे करना है, या तो एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को मिलेगा या एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय को मिलेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को मिला, ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देना, तो आपका बेटा डिडक्शन में निल। और अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय को मिला, पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और फिर उसको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। वो 3 कंडीशन, उसमें से जो भी मिनिमम होगा। और मजे की बात, खर्चों में इसमें भी कोई लेना देना नहीं। वो बोलेगा एंटरटेनमेंट मिला 800 रुपये महीना, खर्च हो गया 1000 रुपये महीना, तो खर्चे से कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना उन 3 कंडीशन से है, 3 कंडीशन में खर्चे कहीं आ ही नहीं रहे। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव है, दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट है 5,000, तीसरा 20% ऑफ टोटल बेसिक पे। टोटल बेसिक पे है, मंथली नहीं, टोटल बेसिक पे। ठीक है जी, ये हो गई अपनी कैटेगरी 4 एंटरटेनमेंट अलाउंस। कैटेगरी 5 एनी अदर अलाउंस, जो पहले 4 कैटेगरी में नहीं आ रहे। एनी अदर अलाउंस जो पहले 4 कैटेगरी में नहीं आ रहे, ट्रीटमेंट फुल्ली टैक्सेबल। तो हजारों अलाउंस हो सकते हैं जो सब इस कैटेगरी के अंदर, जो पहले 4 में नहीं है 5वें में। याद रखने लायक नाम, डीए इटसेल्फ इज फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस पहले 4 में कहीं नहीं आ रहा, फुल्ली टैक्सेबल। आपका बेटा टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जो भी सुने अनसुने अलाउंस हैं सब 5वीं कैटेगरी में आएंगे, जो पहले 4 के अंदर कवर नहीं होते। ट्रीटमेंट क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। खर्चे क्या करने हैं, इग्नोर, कुछ लेना देना नहीं। खर्चे वाली कैटेगरी या तो एचआरए में रेंट काउंट हो रहा है, खर्चा है वो, या आपका एक्सपेंडिचर वाली जो कैटेगरी है उसमें खर्चे काउंट होते हैं। कैटेगरी 3rd, 4th, 5th खर्चे काउंट ही नहीं होते। खर्चे काउंट ही पहले 2 में हो रहे हैं, एचआरए के अंदर खर्चे काउंट हो रहे हैं, या कैटेगरी 2 एक्सपेंडिचर वाले में खर्चे काउंट होते हैं। ठीक है जी, तो ये 5 कैटेगरी हो गई अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में क्या फर्क आएगा, न्यू टैक्स रिजीम में सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हैं 4 को छोड़ के। न्यू टैक्स रिजीम, अब तो रिवाइज कर रहे हो, सारा इकट्ठा कर लो, सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हैं 4 को छोड़ के। 4 कौन से छोड़ दिए थे बेटा, ट्रेवलिंग, कन्वेंस, डेली और ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप, बस। तो न्यू टैक्स रिजीम में केवल 4 अलाउंसेस की रिडक्शन मिलती है। ट्रेवलिंग जितना खर्चा कर दोगे, डेली जितना खर्चा कर दोगे, कन्वेंस अलाउंस जितना खर्चा कर दोगे, और आपका बेटा ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको, फिजिकली हैंडीकैप को 3200 रुपये महीना तक। तो न्यू टैक्स रिजीम बड़ी सिंप्लीफाइड सी है, केवल 4 अलाउंस की एग्जम्पशन है, 4 के अलावा बाकी सारे अलाउंस क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। इवन एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो। ठीक है ना, तो यहीं किसी साइड में कोने में डाल देना। इसके साथ ही नोट में, न्यू टैक्स रिजीम में केवल 4 अलाउंस एग्जम्प्ट होते हैं, बाकी सारे अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। 4 कौन से हैं बेटा, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय। वाइंड अप हो गया बेटा आपने अलाउंसेज इन टोटलिटी। दोबारा रिवाइज करा दूं जल्दी से, या आगे बढ़ जाऊं परक्विजिट पे, पक्का ना? चलो जी, इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी परक्विजिट। ऑनलाइन वाले बेटा कंफर्टेबल है, स्पीड तेज तो नहीं है,
जरा लिखना एक बार, कुछ कमेंट पास करो, हो भी या नहीं। तो हमने ये पढ़ लिया, मैं याद तो दिलाता रहूं, ये निपटा दिया मैंने, ये 3 और निपटाने हैं, फिर चैप्टर खत्म। चलो जी, अब हम चल रहे हैं परक्यूजिट की तरफ। मुझे नंबरिंग बताते रहो बेटा, मैं रिवाइज कराता रहूंगा। सबसे पहले तो आई थिंक मैं यूज पढ़ाता हूं। यूज ऑफ मूवेबल असेट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी मूवेबल असेट यूज करने के लिए दे रहा है अदर देन कार, क्योंकि कार तो अलग से सेपरेटली परक्यूजिट है। तो चेक करो बेटा, अगर यूज करने के लिए कंप्यूटर दिया है, लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है या लैंडलाइन फोन दिया है तो टैक्स फ्री परक्यूजिट है। और अगर कोई अदर असेट दी है, फर्नीचर दे दिया, एग्जाम्पल एसी दे दिया, तो चेक करो एम्प्लॉयर की अपनी है या एम्प्लॉयर ने ही किराए पे ले रखी है। अगर एम्प्लॉयर की अपनी है तो 10% पर एनम ऑफ WDV एक्चुअल कॉस्ट, और अगर किराए पे ले रखी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। हर परक्यूजिट में माइनस करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी, हर परक्यूजिट में माइनस होता है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। ये 10% पूरे साल का है, अगर यूज करने के लिए ही बेटा 9 महीने के लिए दिया है इंटू 9/12, अगर यूज करने के लिए 6 महीने के लिए दिया है इंटू 6/12। तो ये पहली परक्यूजिट वाइंड अप हुई, यूज ऑफ मूवेबल असेट अदर देन कार। कार के अलावा अगर कोई और मूवेबल असेट यूज करने के लिए दी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, लैंडलाइन, टैक्स फ्री परक्यूजिट। इसके अलावा फर्नीचर और कार दी है, एनी अदर असेट, एग्जाम्पल फर्नीचर और कार। एम्प्लॉयर की अपनी है 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एम्प्लॉयर ने ही किराए पे लेके दे रखी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। और हर परक्यूजिट में माइनस करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। ये थी परक्यूजिट नंबर 1, यूज ऑफ मूवेबल असेट। परक्यूजिट नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी कोई भी मूवेबल असेट या तो फ्री में दे दी या कंसेशनल रेट में दे दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी असेट या तो फ्री में दे दी बेटा या कंसेशनल रेट में दे दी, तो ये एम्प्लॉय का बेनिफिट मान लिया जाएगा। कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, पहले कंप्लीट ईयर निकालो, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल, एम्प्लॉयर ने कब खरीदी और एम्प्लॉय को कब बेची, वो कंप्लीट ईयर लो। अगर फ्रैक्शन आता है तो क्या करना है? इग्नोर, फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज टू बी इग्नोर। और ईयर लेना है, कोई कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर नहीं लेना। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ने खरीदा था बेटा 16 अक्टूबर 2020 को, एम्प्लॉय को बेचा बेटा 15 जनवरी 2025 को। तो कंप्लीट ईयर जब निकालेंगे 16 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2021 1, 2021 से 22 2, 2022 से 23 3, 23 से 24 बेटा 4 और 24 से 25 पूरा नहीं बन रहा, फ्रैक्शन आ रहा है। तो कंप्लीट ईयर कितने हो जाएंगे इस केस में? 4 साल। स्टेप 2 बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट में से 4 सालों का डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। रिड्यूस depreciation of step 1 year, reduce depreciation of step 1 year। सर किस रेट से माइनस करें? अगर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बोलो 50% WDV। PGBP में क्या रेट है उससे कोई लेना देना नहीं, PGBP में रेट होता है 40%, पर यहाँ याद रखना यहाँ रेट कितना परसेंट है? 50%। और परेशान कर सकता है, हो सकता है जी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 30% चार्ज कर रहा हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 20% चार्ज कर रहा हो, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है इनकम टैक्स में कितना लिखा हुआ है? 50% WDV। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में वही आएंगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, लैपटॉप आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, इसमें AC नहीं आएगा, TV नहीं आएगा, वही इलेक्ट्रॉनिक आएंगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके बाद अगर मोटर कार ट्रांसफर करा है बेटा 20% WDV।
और एनी अदर आइटम अगर ट्रांसफ़र करी है, एनी अदर आइटम में फर्नीचर आ गया, एनी अदर आइटम में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी वाली, कंप्यूटर वाली नहीं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, एलसीडी हो गया, ये वाली अगर ये है तो 10% एसएलएम। इतने साल के डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, बैलेंस जो बचेगी वो बचेगी वैल्यू ऑफ असेट इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें से माइनस कर देना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। तो एग्जाम में अगर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, कंप्लीट ईयर कंसीडर करने हैं, परचेज से लेके सेल तक के, फ्रैक्शन कितना मर्जी बड़ा हो इग्नोर कर देना। स्टेप 2, उन कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना, रेट वो लेना जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या लिखे हुए हैं बेटा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम 50% WDV डेप्रिसिएशन है, मोटर कार 20% WDV डेप्रिसिएशन है, एनी अदर आइटम नॉट कवर्ड अबव 10% SLM है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे मैं एम्फेसिस लेना चाहूँ बेटा, इसमें कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम में वही आएंगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर जो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, रेफ्रिजरेटर कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है बेटा, एसी कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपकी 10% SLM में आएंगी। बाइक है बेटा आपकी 10% SLM में आएगी, कार है 20% WDV में आएगी। गॉट इट? कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू ऑफ असेट आ जाएगी, उसमें से माइनस कर देना बेटा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हो सकता है 24-25 में वो दोनों परक्यूजिट दे दे, कुछ टाइम यूज करने के लिए दी थी फिर बाद में बेच दी, कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया था बाद में बेच दिया, फर्नीचर यूज करने के लिए दिया था बाद में बेच दिया, एनी अदर आइटम यूज करने के लिए दी थी बाद में बेच दी। फोकस रखो, कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया था, टैक्स फ्री परक्यूजिट, कंप्यूटर तो टैक्स फ्री है यूज करने में, हाँ जब बेच दिया तो ये वाले स्टेप लगा देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? नेक्स्ट इसके बाद एसी यूज करने के लिए दिया था, यूज भी टैक्सेबल है, और सस्ते रेटों में बेच दिया तो वो बेचना भी क्या है साहब, टैक्सेबल है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे मैंने, करंट ईयर में यूज भी हो सकता है और फिर करंट ईयर में हो सकता है बेच भी दिया हो, तो जितने टाइम यूज करा यूज वाली परक्यूजिट, उसके बाद जब बेच दिया तो इस हिसाब से परक्यूजिट निकलेगी। तो ये दो परक्यूजिट होगी बेटा, पहला यूज ऑफ मूवेबल असेट अदर देन कार, दूसरा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। परक्यूजिट नंबर 3 कौन सी पढ़ाई थी? लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। परक्यूजिट नंबर 3 इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट ऑफ लोन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी लोन दिया, इट मे बी हाउसिंग लोन, इट मे बी पर्सनल लोन, इट मे बी बेटा कार लोन, बाय वट एवर नेम कॉल्ड। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, या तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा या मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ये एम्प्लॉय का बेनिफिट मान लिया जाएगा, इंटरेस्ट बेनिफिट माना जाएगा। एग्जाम्पल, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, केस 1 एम्प्लॉय को फ्री में दे दिया तो 10% पूरा का पूरा परक्यूजिट। केस 2 मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एम्प्लॉय को 4% पे दे दिया तो 10 वाली चीज एम्प्लॉय को 4% पे मिल गई, बेनिफिट 6%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10%, एम्प्लॉय को दे दिया 8% पे, तो एम्प्लॉय का बेनिफिट कितना है 2%। तो लॉ सेज कोई भी लोन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो इंटरेस्ट क्या मानी जाएगी, परक्यूजिट मानी जाएगी, जितना एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। या मार्केट का मतलब क्या होना है बेटा, अगेन कौन सा बैंक देखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और किस दिन का रेट देखना है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो सीधा स्टेप 1, SBI का भी रेट दे रखा होगा, PNB का भी, कई बैंकों के दे रखे होंगे, अपने को कौन सा बैंक लेना है SBI, किस दिन का रेट लेना है 1 अप्रैल 2024। सीधा क्रक्स पे आ जाओ, 1 अप्रैल 2024 को जो SBI का इंटरेस्ट रेट होगा वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट निकाल देना, माइनस कर देना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। दो केसेस में लोन टैक्स फ्री परक्यूजिट होता है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। पहला, लोन इन एग्रीगेट
डज नॉट एक्सीड ₹20,000। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन 20,000 तक है, इज अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। अगर लोन अमाउंट 22,000 रुपए हो गया देन इट्स अ टैक्सेबल परक्यूजिट, पूरे 22 के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। एंड नंबर 2, अगर लोन दिया है वो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को स्पेसिफाइड डिजीज है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया, चाहे 20,000 से कम हो चाहे 20,000 से ज्यादा हो, इज अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। तो दो केसेस में लोन टैक्स फ्री परक्यूजिट होता है। बोलो, पहला लोन इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड ₹20,000, और दूसरा बेटा लोन इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। स्पेसिफाइड डिजीज में 20,000 कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो कितना मर्जी लोन हो सकता है। सर स्पेसिफाइड डिजीज में याद रखना, मैंने स्पेसिफाइड डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया 5 लाख रुपए का, इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्स हो गए 2 लाख रुपए, तो जितने इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्स हुए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को स्पेसिफाइड डिजीज है, मैंने ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख का लोन दे दिया, इस 5 के ऊपर नथिंग शैल बी टैक्सेबल। पर उसने बेटा हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख रुपए क्या हो गए, लेटर से रिम्बर्स हो गए, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स करती है उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मेरे एग्जांपल में इंश्योरेंस कंपनी ने 2 लाख रुपए रिम्बर्स कर दिए, तो ये 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल होंगे। ठीक है जी, ये है परक्यूजिट नंबर 3, इंटरेस्ट फ्री लोन। अगली कौन सी परक्यूजिट थी बेटा, गिफ्ट। परक्यूजिट नंबर 4 गिफ्ट। सिंपल है, मनी फॉर्म में गिफ्ट है या गिफ्ट इन काइंड है। मनी फॉर्म में गिफ्ट है तो फुल्ली टैक्सेबल, चाहे 5,000 से कम हो चाहे 5,000 से ज्यादा हो। गिफ्ट इन काइंड है, एग्रीगेट एफएमवी देखो, एग्रीगेट एफएमवी 5,000 तक है या 5,000 से ज़्यादा है, बोलो 5,000 तक है टैक्स फ्री, 5,000 से ज़्यादा है, 2 आंसर होते हैं। आंसर 1 बोलता है इन एक्सेस ऑफ 5,000 ले लो, अगर 7,000 है तो 2,000 रुपये को टैक्सेबल कर दो, और आंसर 2 क्या बोलता है बेटा, पूरा 7,000 रुपये टैक्सेबल कर दो। एग्जाम में एक से सॉल्व करना, दूसरे का नोट डाल के आ जाना। मतलब मैंने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेटा रिस्ट वॉच दी, एफएमवी 7,000 है, तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो 7,000 माइनस 5,000 2,000 टैक्सेबल, और नीचे नोट डाल के आ जाना, अल्टरनेटिवली इंटायर 7,000 में बी टैक्सेबल। तो ये है आपकी परक्यूजिट नंबर 4, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। रिवाइज कराओ बेटा, मनी फॉर्म में गिफ्ट है, चाहे 5,000 से कम हो चाहे 5,000 से ज्यादा हो, फुल्ली टैक्सेबल। गिफ्ट इन काइंड है, एग्रीगेट एफएमवी देखो, अगर मल्टीपल गिफ्ट मिली है एग्रीगेट एफएमवी देखें, 5,000 तक है टैक्स फ्री, 5,000 से ऊपर है टैक्सेबल। कितना होगा, 2 आंसर हैं। आंसर 1 बोलता है एक्सेस वाला टैक्सेबल कर दो, आंसर 2 बोलता है दोनों टैक्सेबल कर दो। स्टडी मैट ने दोनों ले रखे हैं, आप भी दोनों। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसे करके आना, नीचे नोट डाल के आ जाना। ये थी बेटा परक्यूजिट नंबर 4। परक्यूजिट नंबर 5 मील फैसिलिटी ली होगी फिर तो मैंने, ये थी अगर खाना पीना मिला है ऑफशोर इंस्टॉलेशन में या रिमोट एरिया में। ऑफशोर इंस्टॉलेशन पानी में, ओएनजीसी का प्लांट लगा हुआ है बेटा, वहाँ एम्प्लॉय की पोस्टिंग हो गई, जो भी खाना पीना वहाँ पर मिलेगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री। रिमोट एरिया, लेह लद्दाख में मेरी पोस्टिंग हो गई, जो भी खाना पीना मिलेगा बेटा टैक्स फ्री। इसके अलावा अदर एरिया, टी कॉफी स्नैक्स मिलते हैं तो टैक्स फ्री। अदर मील मिलती है, प्रॉपर खाना पीना, तो चेक करो कॉस्ट पर मील 50 रुपये तक है या कॉस्ट पर मील 50 रुपये से ज़्यादा है। 50 तक है तो टैक्स फ्री, 50 से ऊपर है तो 2 आंसर हैं। आंसर 1 बोलता है एक्सेस टैक्सेबल कर दो, आंसर 2 बोलता है फुल्ली टैक्सेबल कर दो।
मैंने बोला था दोनों से सोल्व करके आना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक्सेस वाला ले लेना, नोट डाल के आ जाना, एंटायर अमाउंट में भी टैक्सेबल। तो ये है आपकी बेटा मील फैसिलिटी ऑफशोर इंस्टॉलेशन में, रिमोट एरिया में कुछ भी खाने पीने को मिले, कितनी मर्जी कॉस्ट हो, चाहे 50 रुपये से कम चाहे 50 रुपये से ज़्यादा, फुल्ली एग्जाम्ड है। टी कॉफ़ी स्नैक्स कितना मर्जी मिले, चाहे 50 से कम चाहे 50 से ज़्यादा, फुल्ली एग्जाम्ड है। प्रॉपर खाना पीना बेटा कॉस्ट पर मील 50 रुपये तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 50 रुपये से ऊपर है फुल्ली टैक्सेबल। दो आंसर हैं, या तो इन एक्सेस ऑफ 50 टैक्सेबल कर दो या फुल्ली टैक्सेबल कर दो। ये था बेटा परक्यूजिट नंबर 5। छठी क्या थी, मोटर कार। इसको रिवाइज कराओ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटर कार यूज करने के लिए दे रहा है। चेक करो बेटा इसमें कार का ओनर कौन है, कार के खर्चे कौन उठा रहा है, कार यूज कहां पर हो रही है, और परक्यूजिट। ठीक है जी, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉयर के हैं। ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल पर्पस में कभी भी परक्यूजिट नहीं होती, नॉट आ परक्यूजिट। कार एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉयर के हैं, एम्प्लॉय पर्सनल पर्पस में यूज कर रहा है, तो एम्प्लॉय का सारा बेनिफिट है, सारे खर्चे ले लो, प्लस कार भी तो यूज कर रहा है, उसका 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार ले लो। ठीक है जी, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉयर के हैं, पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल है, तो चेक करो छोटी कार है या बड़ी कार है। 1600 सीसी तक छोटी कार होती है, 1600 सीसी से ज़्यादा बड़ी कार होती है। छोटी कार है तो 1800 रुपये महीना टैक्सेबल, बड़ी कार है तो 2400 रुपये महीना टैक्सेबल, और अगर ड्राइवर है तो 900 रुपये ड्राइवर के, अगर ड्राइवर है तो। और ड्राइवर तो ड्राइवर है, चाहे छोटी कार चलाए चाहे बड़ी कार चलाए। यानी कि इसको पढ़े अगर छोटी कार विदाउट ड्राइवर 1800, छोटी कार विद ड्राइवर 1800 प्लस 900 2700, बड़ी कार विदाउट ड्राइवर 2400, बड़ी कार बेटा विद ड्राइवर आपकी 2400 प्लस 900 3300 रुपये महीना। ठीक है जी, पहले 3 केस हो गए। चौथा केस था कार एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय का, ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल जब जब होगा कोई परक्यूजिट नहीं होती। कार एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय का, पर्सनल पर्पस, तो एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है, खर्चे तो वो खुद ही उठा रहा है, केवल कार यूज कर रहा है, कार का 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर कार एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय का, पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, छोटी कार है तो 600 रुपये महीना, बड़ी कार है तो 900 रुपये महीना, और अगर ड्राइवर है तो 900 रुपये उसके। मेकिंग सेंस। फिर इसके बाद 3 केस और बनाए थे बेटा मैंने, कार एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर, ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल तो जब जब होगा नॉट आ परक्यूजिट। कार एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का, पर्सनल पर्पस, क्या बेनिफिट है, ऑल एक्सपेंस ऑन एक्चुअल बेसिस। तो ड्राइवर की सैलरी अगर 10,000 रुपये महीना है तो 10,000 रुपये लेंगे, 900 रुपये नहीं, ऑल एक्सपेंस ऑन एक्चुअल बेसिस। और लास्ट केस क्या था बेटा, कार एम्प्लॉय की, खर्चे एम्प्लॉयर के, पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, सारे खर्चे लो जो हुए हैं उसमें से माइनस कर दो। छोटी कार है तो 1800 रुपये, ड्राइवर के साथ है तो बेटा 2700, बड़ी कार है तो 2400 रुपये, ड्राइवर के साथ है तो 3300, या तो प्लस 900 कर लो या ओब्लिक 3300, ये माइनस कर दो। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ये आएगी बेटा आपकी टैक्सेबल परक्यूजिट। ठीक है, तो ये 9 परमुटेशन कम्बिनेशन थे, 9 के 9 परमुटेशन कम्बिनेशन रिवाइज कर लेना, रिवाइज कराओ एक बार स्टार्टिंग से। पहला कॉलम कार किसकी है, दूसरा कॉलम खर्चे कौन उठा रहा है, तीसरा कॉलम बेटा किस पर्पस में यूज हो रही है, और चौथा कॉलम आपका परक्यूजिट कितनी मानी जाए। रिवाइज कराओ, कार एम्प्लॉयर की, खर्चे एम्प्लॉयर के, ऑफिशियल पर्पस
नॉट अ परक्यूजिट। कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉयर के 100% पर्सनल पर्पस, तो सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पे ले लो प्लस कार का 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ले लो। नंबर थर्ड, कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉयर के पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, खर्चों को भूल जाओ एक्चुअल बेसिस पे। चेक करो छोटी कार है बड़ी कार है, 1600 सीसी तक छोटी होती है, 1600 सीसी से बड़ी होती है। छोटी कार है तो बेटा आपका 1800 रुपये महीना, बड़ी कार है तो 2400 रुपये महीना परक्यूजिट मानी जाएगी। ड्राइवर है तो 900 रुपये महीना अलग से ड्राइवर के होंगे। नेक्स्ट इसके बाद बेटा, कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पस नॉट अ परक्यूजिट। कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है पर्सनल पर्पस, तो खाली कार यूज कर रहा है वो, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। नेक्स्ट, कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय के पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, छोटी कार है तो 600 रुपये महीना, बड़ी कार है तो बेटा 900 रुपये महीना, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 रुपये महीना उसके एक्स्ट्रा। ऐसे बोल दो, छोटी कार विदाउट ड्राइवर 600, छोटी कार विद ड्राइवर 600 प्लस 900 1500, बड़ी कार विदाउट ड्राइवर बेटा 900, बड़ी कार विद ड्राइवर 900 प्लस 900 1800 रुपये महीना। और लास्ट के 3 केस, कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के फुल्ली ऑफिशियल पर्पस नोट अ परक्यूजिट। कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के फुल्ली पर्सनल पर्पस ऑल एक्सपेंस ऑन एक्चुअल बेसिस। और कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, सारे खर्चे लिख लो, उसमें से माइनस कर दो। छोटी कार है 1800 रुपये महीना, बड़ी कार है 2400 रुपये महीना, और अगर क्वेश्चन में ड्राइवर भी नजर आता है तो 900 रुपये महीना उसके। कार में एक एक्स्ट्रा चीज थी बेटा आपकी, अगर एक से ज्यादा कार एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी है पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल पर्पस के लिए, तो एक कार मानी जाएगी पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, बाकी सब क्या मान ली जाएंगी 100% पर्सनल। मैं एम्प्लॉयर, आप मेरे एम्प्लॉय, मैंने आपको एक होंडा सिटी दे रखी है बेटा, मैंने आपको एक किया सेल्टोस दे रखी है, पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, तो एक क्या मानी जाएगी इसमें से पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, दूसरी क्या मानी जाएगी 100% पर्सनल। इच्छा एम्प्लॉय की है कि वो किसको पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल माने और किसको 100% पर्सनल माने। वो कम्बिनेशन बना के देख लेना, जिस कम्बिनेशन में इनकम मिनिमम निकल के आए वो कम्बिनेशन बेस्ट होगा। ठीक है जी। अगर कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कार नहीं दी है, कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, देन इट्स अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। तो ये थी बेटा अपनी परक्यूजिट नंबर 6। इसके बाद मेडिकल, परक्यूजिट नंबर 7 मेडिकल फैसिलिटी। ये घर पे भी ऐसे याद कर लेना है जैसे मुझे याद है। मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में है या मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया है, बोलो जल्दी से। मेडिकल फैसिलिटी अगर इंडिया में है, 2 केस बनाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी मिली है, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी मिली है, म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी मिली है, या आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, या स्पेसिफाइड हॉस्पिटल फॉर नोटिफाइड डिजीज है, या कोविड की ट्रीटमेंट चल रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेटा ट्रीटमेंट चल रही है, आपका एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है, लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है एम्प्लॉयर ने, या स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है फॉर नोटिफाइड डिजीज, या कोविड की ट्रीटमेंट चल रही है, क्या हो जाएगा बेटा ये आपका टैक्स फ्री परक्यूजिट। दिस वन इज टैक्स फ्री परक्यूजिट सब्जेक्ट टू जिसकी ट्रीटमेंट हो रही है वो एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर होना चाहिए। जिसकी ट्रीटमेंट हो रही है वो एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर होना चाहिए। अगर किसी ऐसे पर्सन की ट्रीटमेंट करा दी जो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, क्या हो जाएगा बेटा फुल्ली टैक्सेबल। 1 रुपया भी खर्च हुआ फुल्ली टैक्सेबल, और अगर एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर के ऊपर खर्च होगा, लाखों रुपए चाहे खर्च हो जाए, फुल्ली एग्जाम्प्ट। ठीक है जी। अदर केस है, अदर केस में डॉक्टर घर पे आके ट्रीटमेंट कर रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम है या कुछ भी है, अदर केस में क्या हो जाएगा बेटा, किसी की भी ट्रीटमेंट हो रही हो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। फैमिली का बेटा मतलब बताओ क्या था, बोलो, मैं नहीं बोल रहा। नंबर 1 या तो स्पाउस की ट्रीटमेंट हो रही है, नंबर 2 चिल्ड्रन की ट्रीटमेंट हो रही है, नंबर 3 पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर जो कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है।
तो ट्रीटमेंट या तो एम्प्लॉय की चल रही है या उसकी स्पाउस डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। चिल्ड्रन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। बस पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट। अगर इनकी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रही है, एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में चल रही है, लोकल अथॉरिटी में चल रही है, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल फॉर नोटिफाइड डिजीज में चल रही है, या इनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, या कोविड-19 की ट्रीटमेंट चल रही है, कोविड-19 कहीं मर्जी हो, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, इज अ टैक्स फ्री परक्यूजेट सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट इनकी चल रही हो। अगर इसके अलावा किसी और पर्सन की ट्रीटमेंट करा दी तो फुल्ली टैक्सेबल। और एनी अदर केस में किसी की भी ट्रीटमेंट हो, चाहे एम्प्लॉय की खुद की क्यों ना हो बेटा, फुल्ली टैक्सेबल। ये था मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, तो बेटा या तो एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर पेशेंट होना चाहिए और उसके साथ एक केयर टेकर अलाउड है। इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉयर भेज रहा है, पेशेंट कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर। केयर टेकर उसके साथ अलाउड है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे फैमिली से हो चाहे उसका फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। पेशेंट कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर। इंडिया से बाहर जाएंगे तो 3 खर्चे होंगे, आने जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा और मेडिकल के खर्चे। तो बोर्डिंग और मेडिकल के खर्चे एग्जाम्प्ट होंगे जितना आरबीआई सर्टिफाई करेगा। ठीक है जी। आउटसाइड इंडिया बोर्डिंग के खर्चे हुए, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के 1 लाख रुपए, आरबीआई ने सर्टिफाई करे बेटा 70,000 रुपए, तो 70,000 रुपए आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 30,000 रुपए टैक्सेबल होंगे। मेडिकल के ऊपर खर्चे आए 5 लाख रुपए, आरबीआई ने सर्टिफाई किए 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए आपके एग्जाम्प्ट होंगे, 2 लाख रुपए आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। इधर आओ बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, या तो ये फुल्ली टैक्सेबल है या ट्रैवलिंग एक्सपेंस फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय छोटा है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, अगर एम्प्लॉय बड़ा है तो फुल्ली टैक्सेबल। क्या क्राइटेरिया होता था बेटा? अगर एम्प्लॉय की टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है तो आपका बड़ा माना जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। और एम्प्लॉय की अगर टोटल इनकम क्या है बेटा? 2 लाख या उससे कम है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को बेटा आरबीआई से सर्टिफाई नहीं करवाना, बाकी खर्चों को तो सर्टिफाई करवाना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ऑल और नन, या तो फुल्ली टैक्सेबल होगा या फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। जीटीआई 2 लाख से ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल, जीटीआई एम्प्लॉय की 2 लाख या उससे कम है तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ये है बेटा आपका प्रिक्विजिट नंबर 7, मेडिकल फैसिलिटी। भागम भाग मत रखना, इंपॉर्टेंट है ये, एक बार तेजी से रिवाइज करा दो। मेडिकल फैसिलिटी या तो बेटा इंडिया में होगी या मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। पहले मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, एम्प्लॉय, स्पाउस, ब्रदर, एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट अगर डिपेंडेंट हैं, इनकी ट्रीटमेंट चल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल फॉर नोटिफाइड डिजीज में, या इनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, या इनकी कोविड-19 की ट्रीटमेंट चल रही है इधर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट हॉस्पिटल, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये टैक्स फ्री परक्यूजिट। एनी अदर केस में फुल्ली टैक्सेबल। और मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, पेशेंट या तो एम्प्लॉय होना चाहिए या उसका फैमिली मेंबर, उसके साथ एक केयर टेकर अलाउड है, वो कोई भी हो सकता है। 3 टाइप के खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे होंगे, मेडिकल फैसिलिटी के खर्चे होंगे। बोर्डिंग एंड लॉजिंग और मेडिकल एग्जाम्प्ट होंगे जितने आरबीआई ने सर्टिफाई किए, उल्टा टैक्सेबल होंगे जो आरबीआई ने सर्टिफाई नहीं किए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस या तो फुल्ली टैक्सेबल होगा बेटा या फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। जीटीआई अगर 2 लाख तक है फुल्ली एग्जाम्प्ट, जीटीआई अगर 2 लाख से ज़्यादा है फुल्ली टैक्सेबल। ये है बेटा परक्विजिट नंबर 7, मेडिकल फैसिलिटी। आगे बोलो, परक्विजिट तो निपटाई दूं आज मैं। एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी में 2 केस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयर की अपनी है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर या एनी अदर। ठीक है जी। एनी अदर के केस में पहले तो इसको निपटा लो, फुल्ली टैक्सेबल। सर कौन पढ़ रहा है? एम्प्लॉय का बच्चा भी हो सकता है, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो एनी अदर में कोई भी पढ़े, चाहे एम्प्लॉय का बच्चा पढ़े चाहे उसके भाई बहन पढ़े, फुल्ली टैक्सेबल। अगर इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर के अपने हैं या उसने स्पॉन्सर कर रखे हैं, चेक करो कौन पढ़ रहा है।
बच्चे पढ़ रहे हैं या फैमिली मेंबर पढ़ रहे हैं? अगर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर पढ़ रहे हैं तो फुली टैक्सेबल, और अगर एम्प्लॉय के बेटा बच्चे पढ़ते हैं तो लॉ में लिखा हुआ है नथिंग शैल बी टैक्सेबल इफ कॉस्ट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ। खर्चा 1000 रुपये पर मंथ तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 1000 रुपये से ऊपर है, नालायकों ने लिखा नहीं, नीचे तो लिखा हुआ है 1000 रुपये पर मंथ तक है तो टैक्सेबल नहीं होगा, 1000 रुपये से ऊपर है तो कितना टैक्सेबल होगा। अगेन दो ओपिनियन है, ओपिनियन 1 क्या बोलती है बेटा, एक्सेस वाला टैक्सेबल कर दो, ओपिनियन 2 क्या बोलती है, फुल्ली टैक्सेबल कर दो। एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, खर्चा है 600 रुपये महीना, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। खर्चा है 800 रुपये महीना, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। खर्चा है 1000 रुपये महीना, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। खर्चा है 1200 रुपये महीना, ओपिनियन 1 क्या बोलती है बेटा आपकी, 200 रुपये टैक्सेबल कर दो। ओपिनियन 2 क्या बोलती है, पूरे 1200 टैक्सेबल कर दो। हम एग्जाम में क्या करके आए, 200 रुपये टैक्सेबल करके आना मेन क्वेश्चन में, और नीचे नोट डाल के आ जाना अल्टरनेटिवली पूरा 1200 भी टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है जी। यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन की अपर कैप नहीं है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अलाउंसेस केवल 2 बच्चों के लिए एग्जम्पशन है, एजुकेशन फैसिलिटी में 2 से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये है बेटा अपना एजुकेशन फैसिलिटी, इंस्टीट्यूशन ओन्ड या स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर एनी अदर इंस्टीट्यूट। एनी अदर इंस्टीट्यूट में कोई भी पढ़े, चाहे एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ें चाहे अदर फैमिली मेंबर पढ़ें, फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉयर के अपने हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो एग्जम्पशन है, अदर फैमिली मेंबर पढ़ेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल। और बच्चों में भी क्या है बेटा, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जाम्ड है। इससे ऊपर है ऑप्शन 1 ऊपर वाला टैक्सेबल कर दो, ऑप्शन 2 फुल्ली टैक्सेबल कर दो। निफ्टी। प्रीरेक्विजिट नंबर 8 एजुकेशन फैसिलिटी। आगे बोलो बेटा कौन सी थी, प्रीरेक्विजिट नंबर 9 ESOP। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये एक स्कीम होती है, ये एक सपना होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिखाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में टिक गए तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड हम आपको कंपनी के शेयर्स दे देंगे एट ए प्री डिटरमाइन प्राइस। 2019-20 में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट किया कि अगर 24-25 तक आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रह गए तो 24-25 में मैं आपको एक शेयर दे दूंगा 100 रुपये में। उस जमाने में जो भी प्राइस हो मुझे नहीं पता, हम 100 रुपये में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं आपको 100 रुपये में दे दूंगा। एम्प्लॉयर का क्या बेनिफिट होता है ESOP देने का बेटा, लेबर टर्नओवर कम हो जाती है। एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है, वो बेटा रिटेन रहेगा, उसको चीज़ सस्ते में मिलेगी, शेयर की वैल्यू कितनी मर्जी हो उसको कितने में मिल जाएगा, 100 रुपये में मिल जाएगा। टैक्स ट्रीटमेंट पे आते हैं। जिस साल एम्प्लॉयर ने ESOP की ऑप्शन दी उस साल इसकी कहीं कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, कल को बेटा जब एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। टैक्सेबल उस साल होता है जिस साल ये शेयर्स एक्चुअली में अलॉट होगा। उसने 25 मार्च 2024 को अप्लाई किया कि मुझे ESOP दे दो, शेयर्स एक्चुअली में अलॉट हुए 15 अप्रैल 2024 को। अप्लाई कब किया था उसने, 25 मार्च 2024, 23-24 में। अलॉट कब हुए, 15 अप्रैल 2024, 24-25 में। तो पॉइंट नंबर 1, ESOP शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। पॉइंट नंबर 2, इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच शेयर्स आर एक्चुअली अलॉटेड। सर किस वैल्यू पे टैक्सेबल हो, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करो माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। FMV किस दिन की देखनी है बेटा, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई। पर ये टैक्सेबल किस साल होगा, जिस साल ये शेयर्स एक्चुअली में अलॉट होंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दोनों दिन की FMV दे रखी होगी। जिस दिन अलॉट हुआ FMV 700 रुपये है, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करी FMV 500 रुपये है। हमें कौन सी लेनी है, 500। जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करी उसमें से माइनस कर देना, मेरे एग्जांपल में 100 रुपये अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो परक्यूजिट कितनी मान ली जाएगी बेटा, 400 रुपये परक्यूजिट मान ली जाएगी। तो सीधा करेक्ट फॉर्म में रिवाइज करा दो। पॉइंट नंबर 1, ESOP ऑप्शन जिस साल दी उस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं। टैक्सेबल किस साल होगी बेटा, एम्प्लॉय के हैंड में जिस साल ये शेयर्स एक्चुअली में अलॉट होंगे। किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। उसको लो माइनस कर दो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय।
हाउ टू कंप्यूट फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर्स या तो लिस्टेड होंगे या अनलिस्टेड होंगे। अगर अनलिस्टेड शेयर हैं, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर। अगर शेयर लिस्टेड हैं तो जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करी उस दिन स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस देख लें। सर स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग प्राइस देखें या क्लोजिंग प्राइस देखें। लॉस इज एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सर बाई प्राइस देखें या सेल प्राइस देखें, स्टॉक एक्सचेंज पे तो दो चल रहे होते हैं, सेलिंग। कौन सा कंसीडर करना है बेटा? सेलिंग। तो जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करी एवरेज सेलिंग प्राइस, हाउ टू कंप्यूट एवरेज सेलिंग प्राइस? ओपनिंग सेलिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 2। और अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है तो हम उस स्टॉक एक्सचेंज को लेंगे वेयर हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इज रिकॉर्डेड। अगर बीएससी पे ज्यादा वॉल्यूम है तो बीएससी, एनएससी पे ज्यादा वॉल्यूम है तो एनएससी। ठीक है जी। और अगर हमें उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मिलती जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करी तो लॉस इज इमीडिएट पास्ट डे की क्लोजिंग सेलिंग प्राइस शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सेम डेट में क्या लेते हैं? एवरेज सेलिंग प्राइस। सेम डेट नहीं मिलता तो बेटा इमीडिएट पास्ट डेट की एवरेज, इमीडिएट पास्ट डेट की क्लोजिंग सेलिंग प्राइस। ठीक है। इंटर लेवल पे मुझे नहीं लगता इतना गिरेगा, वो बस डेट याद कर लेना। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, ये आपका हो जाएगा बेटा फुल वैल्यू, माइनस कर देना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल ये ESOP एक्चुअली में अलॉट होता है। तो जिस साल ये शेयर मिले उस टाइम तो फंसा अंडर द हेड सैलरी। कल को जब भी ये शेयर बेचेगा तो टैक्स लगेगा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। जितने का बेचेगा वो सेल प्राइस होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी बेटा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा जिस दिन शेयर एक्चुअली में अलॉट हुआ। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ परक्विजिट नंबर 9 ESOP। परक्विजिट नंबर 10, सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, चेक करें रिसोर्सेज एम्प्लॉयर के अपने हैं या रिसोर्सेज एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दे रखे हैं। अगर गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये एम्प्लॉयर के अपने रिसोर्सेज हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज द परक्विजिट। और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखे हैं तो एक्चुअल हायर चार्जेस। और हर परक्विजिट में माइनस कर लेते हैं बेटा अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। तो कोई भी रिसोर्सेज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं, वाटर गैस छोड़ो कोई भी बोल दो, कोई भी रिसोर्सेज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं, चेक करें एम्प्लॉयर के अपने हैं या एम्प्लॉयर ने ही आगे किराए पे ले रखे हैं। एम्प्लॉयर के अपने हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ले लो, किराए पे ले रखे हैं तो एक्चुअल हायर चार्जेस ले लो, माइनस क्या करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। ये थी बेटा परक्विजिट नंबर 10। परक्विजिट नंबर 11, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉयज को बेटा हमने क्या कर रखी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रखी है, उनका पास बना के दे दिया, इंडियन रेलवे में पास बना के दे दिया, एविएशन वालों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो चेक करो कौन से एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी मिली है। अगर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय को फैसिलिटी मिली है या एयरवे के एम्प्लॉय को फैसिलिटी मिली है, इज अ टैक्स फ्री परक्विजिट। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय को मिली है, एयर एम्प्लॉयज को मिली है टैक्स फ्री परक्विजिट। इसके अलावा बाकी एम्प्लॉयज को मिली है इज द टैक्सेबल परक्विजिट। सर कितना टैक्सेबल होगा? यही फैसिलिटी हम ओपन पब्लिक को देते तो उनसे कितना चार्ज करते? ये सेम फैसिलिटी अगर हम ओपन बेटा पब्लिक को देते तो कितना चार्ज करते? वो अमाउंट टैक्सेबल परक्विजिट मान ली जाएगी। तो लास्ट टाइम अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी है, एम्प्लॉयर खुद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, एम्प्लॉयर डीटीसी है, एम्प्लॉयर दिल्ली मेट्रो है, एम्प्लॉयर स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, इंडियन रेलवे है, ये अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है बेटा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। दो केसेस में टैक्स फ्री इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय को मिलती है या एविएशन सेक्टर के एम्प्लॉय को मिलती है, बाकी एम्प्लॉयज को मिलती है तो बेटा इट शैल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल कितना होगा बच्चे? अगर यही फैसिलिटी हम जनरल पब्लिक को देते तो उनसे कितना अमाउंट चार्ज करते? ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। आगे बोलो अगली परक्विजिट, लिव ट्रेवल कंसेशन। हाय हाय ये कितनी बदतमीजी है ये। न्यू टैक्स रिजीम फुल्ली टैक्सेबल, ये तो न्यू में आ जाए बस।
एलटीसी न्यू टैक्स रिजीम, पहले तो उसको रिवाइज करा दूं, फुल्ली टैक्सेबल। ओल्ड टैक्स रिजीम में एलटीसी की क्या मिलेगी बेटा, एग्जम्पशन मिलेगी। सर क्या होता है एलटीसी, लिव ट्रेवल कंसेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को बेटा घूमने के लिए भेजता है, तो इसके ऊपर जो भी एम्प्लॉय का खर्चा हुआ उसको बोलते हैं लिव ट्रेवल कंसेशन। पॉइंट नंबर 1, केवल घूमने के ऊपर आने जाने के ऊपर जो खर्चे हैं उसकी एग्जम्पशन है। अगर कोई होटल बुक करा दिया उसके ऊपर खर्च हुआ, फुल्ली टैक्सेबल। कोई साइट सीइंग एक्सपेंस है उसके ऊपर खर्च हुआ, फुल्ली टैक्सेबल। कोई शॉपिंग करवा दी एम्प्लॉय को उसके ऊपर खर्च हुआ, फुल्ली टैक्सेबल। एग्जम्पशन केवल किसकी मिलनी है, जो आने जाने के खर्चे हैं, ट्रेवलिंग के खर्चे हैं, केवल उसके रिगार्डिंग क्या मिलनी है, एग्जम्पशन मिलनी है। 4 साल के ब्लॉक में मैक्सिमम 2 जर्नी एग्जाम्ड होती है। 4 साल का ब्लॉक बना हुआ है बेटा, उन 4 सालों के ब्लॉक में मैक्सिमम 2 जर्नी एग्जाम्ड होंगी। 4 साल के ब्लॉक में अगर एक ही जर्नी मिली है एग्जाम्ड, 4 साल के ब्लॉक में अगर 2 जर्नी मिली है एग्जाम्पशन मिलेगी। 4 साल के ब्लॉक में अगर 3 जर्नी मिली है 2 को एग्जाम्पशन मिलेगी। तीसरी जर्नी क्या हो जाएगी बेटा, फुल्ली टैक्सेबल होगी। 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी एग्जाम्ड होती हैं, मैंने जर्नी ही परफॉर्म नहीं करी या मुझे मिली ही नहीं, तो लॉसेज एक जर्नी क्या हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। पर कैरी फॉरवर्ड वाली अगले ब्लॉक के पहले साल में क्लेम कर लेना। अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में आप एलटीसी अवेल नहीं कर पाए, किसी भी कारण से आप एलटीसी अवेल नहीं कर पाए, एक जर्नी आप क्या कर सकते हैं बेटा, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड वाली अगले ब्लॉक के बेटा फर्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे साहब, क्लेम करेंगे। यानी कि ये बोल सकते हैं एक ब्लॉक में मैक्सिमम 3 एग्जम्पशन हो सकती हैं, 2 तो उसी ब्लॉक की और एक पिछले साल की, पिछले ब्लॉक की जो कैरी फॉरवर्ड होके इस साल आई है। सर कितने की एग्जम्पशन मिलेगी, इसके डिपेंड करता है कि आपने जर्नी किस रूट से परफॉर्म करी है। बोलो, अगर जर्नी एयर रूट से परफॉर्म करी है, मैक्सिमम एग्जम्पशन जो होगी इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ एयर इंडिया, सीधा बोल दो ना, नेशनल कैरियर एक ही है, एयर इंडिया, लॉ में लिखा हुआ है। मैक्सिमम एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, इट डिपेंड कि आपने जर्नी किस रूट से परफॉर्म करी है। एयर रूट से परफॉर्म करी है तो मैक्सिमम इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर। अदर देन एयर रूट से परफॉर्म करी है, अदर देन एयर आप अपनी कार से भी जा सकते हैं, अदर देन एयर आप बस से भी जा सकते हैं, अदर देन एयर हो सकता है आप रेलवे से गए हो, अदर देन एयर चाहे आप पैदल क्यों ना गए हो, कैसे गए हैं वो क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको चेक करना है एयर से गया है या अदर देन एयर। अदर देन एयर में क्या रेल से कनेक्टेड है या रेल से कनेक्टेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेल से ही गया है, मुंबई गया है अपनी कार से, मुंबई गया है अपनी कार से, तो ये केस क्या बनेगा, अदर देन एयर। दिल्ली से मुंबई गया है अपनी कार से, तो ये केस क्या बनेगा, अदर देन एयर। चेक करो क्या दिल्ली मुंबई रेलवे से कनेक्टेड है, यस रेलवे से कनेक्टेड है। मैक्सिमम कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, फर्स्ट क्लास एसी फेयर की। मैक्सिमम एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, फर्स्ट क्लास एसी फेयर। सर क्या रेलवे से जाऊंगा तभी एग्जम्पशन मिलेगी ना, अदर देन एयर आप कैसे मर्जी जाएं, बस ये चेक करो जहां पर जा रहे हैं वो रेलवे से कनेक्टेड है या नहीं है। सर रेलवे से कनेक्टेड है, फर्स्ट क्लास एसी फेयर। सर मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जो रेलवे से कनेक्टेड नहीं है, मनाली रेलवे से कनेक्टेड नहीं है, तो चेक करो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, डिलक्स बस फेयर एग्जम्पशन कितने की मिलेगी बेटा, डिलक्स बस फेयर। और अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं ना तो रेलवे से कनेक्टेड है और ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो ये डिस्टेंस निकालो कितना डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस का इंडियन रेलवे फर्स्ट क्लास एसी का जो चार्ज करेगा इट शैल बी एग्जाम्ड। तो लास्ट टाइम रिपीट करो बेटा जरा, इसी भी टाइम लगा लो, 3-4 मिनट बची हुई है, आगे तो ले नहीं पाऊंगा मैं। बोलो भाई, या तो एयर रूट से गया है या एनी अदर रूट से गया है, एनी अदर में चाहे वो पैदल भी क्यों ना गया हो। अगर एयर रूट से गया है तो कौन सा, इकोनॉमी क्लास एयर फेयर, नेशनल कैरियर का इकोनॉमी क्लास फेयर, मैक्सिमम एग्जम्पशन इतने की मिलेगी। अदर देन एयर किसी भी रूट से गया हो, रेलवे से कनेक्ट है या नहीं है, रेलवे से कनेक्ट है तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर, रेलवे से कनेक्ट नहीं है, मनाली इज द परफेक्ट एग्जांपल, तो आप क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मनाली में है, दिल्ली से मनाली है बेटा, तो डिलक्स बस फेयर कितना होगा, वो एग्जाम्ड होगा। और अगर किसी ऐसी जगह भेज दिया ना तो रेलवे से कनेक्टेड है ना रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो डिस्टेंस निकालो उस एरिया का, उतने एरिया का इंडियन रेलवे कितनी बेटा आपकी फर्स्ट क्लास एसी का किराया लेगी,
वो मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है जी। सर किस किस को जर्नी अलाउड है? असेसी को अलाउड है, स्पाउस को अलाउड है, बच्चे को अलाउड है। बच्चों के ऊपर अपर कैप है। 30 सितंबर 1998 तक कितने मर्जी बच्चे हों बेटा, सारे के सारे एलिजिबल हैं एग्जामिशन के लिए। 30 सितंबर 1998, 1 अक्टूबर 1998 के बाद मैक्सिमम 2 बच्चे अलाउड हैं। 1 अक्टूबर 1998 के बाद मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन अलाउड हैं। तो अक्टूबर 1998 से पहले मेरे पास 5 बच्चे थे, अक्टूबर 1998 के बाद मेरे पास 3 और हो गए, तो कितने नालायक हो गए मेरे पास? 8। एग्जाम्पशन 7 की मिलेगी। सुनाई नहीं? अक्टूबर से पहले मेरे पास 5 बच्चे थे, अक्टूबर 98 से पहले अब्दुल हूं ना मैं, अब्दुल 98 के बाद, अब्दुल 98 बोल रहा हूं, अक्टूबर 98 के बाद 3 और हो गए, तो बच्चे कितने हो गए? 5 और 3 8। तो अक्टूबर 98 से पहले वाले तो 5 एलिजिबल हैं, अक्टूबर 98 के बाद वाले 3 एलिजिबल नहीं है, 2 एलिजिबल हैं। तो टोटल कितने की एग्जाम्पशन मिलेगी मुझे? 7 की एग्जाम्पशन मिलेगी। वो अलग बात है, आपके एग्जाम में अक्टूबर 98 के बाद ही बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, पर थ्योरेटिकल तो ये भी बन जाएगा कि पहले के भी बच्चे हैं। ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट सिखाया था, पहले सिंगल बच्चा है, बाद में जुड़वा हो गए, तो जुड़वा बच्चे एक ही माने जाएंगे। और अगर पहले जुड़वा थे, बाद में एक हो गया, तो ये 3 माने जाएंगे। अरे हाँ करो, पहले एक था, उसके बाद जुड़वा हो गए, नेचुरल बर्थ है, लॉसेज क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं है भाई, आपका जुड़वा हो गए, तो जुड़वा एक ही माने जाएंगे। ऑल्दो बच्चे तो 3 हो गए, पर ये 2 काउंट होंगे, सबको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। पहले जुड़वा था और बाद में एक हो गया, फिर ये 3 बच्चे माने जाएंगे। एग्जाम्पशन किसके लिए मिलेगी? 2 के लिए मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सबसे आखिरी में याद रखो, एलटीसी एम्प्लॉयर ने बोला घूमने चला जा, मैंने बोला सर मैं नहीं जाऊंगा, तबीयत खराब हो रही है, मुझे कैश ही दे दो। एलटीसी ही मेरा क्या कर दो, इन कैश कर दो। अगर एलटीसी इन कैश हुआ है, फुल्ली टैक्सेबल। जर्नी परफॉर्म नहीं करी, एलटीसी इन कैश कर लिया, फुल्ली टैक्सेबल। घूमने के लिए बाहर भेज दिया, जाओ स्विट्जरलैंड घूम के आओ, जाओ सिंगापुर घूम के आओ, फुल्ली टैक्सेबल। तो किस किस केस में फुल्ली टैक्सेबल होते हैं? 4 साल के ब्लॉक में तीसरी जर्नी फुल्ली टैक्सेबल, इन कैश करवा लिया फुल्ली टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया जर्नी परफॉर्म करी फुल्ली टैक्सेबल। एग्जाम्ड कब होगी बेटा? 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी एग्जाम्ड है, इंडिया में जर्नी परफॉर्म करेगा तो एग्जाम्ड होगी। एग्जाम्शन केवल ट्रेवलिंग के खर्चे हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, साइट सीइंग, आपके बेटा ये सारे खर्चे क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल। ये कौन से नंबर की परक्विजिट थी? परक्विजिट नंबर 12 थी, 13 थी, ये 12 बचा हुआ है चैप्टर बेटा, एक लेक्चर और लग जाएगा इसमें। तो एक तो ये बता दो, नेक्स्ट क्लास में मैं सैलरी ले लूंगा, इसके साथ कुछ और भी जुड़ सकता है छोटा मोटा। कौन सा लूं? जल्दी बोलो यार। छोटा मोटा मैं डिविडेंड निपटा दूं, डिविडेंड और गिफ्ट निपट जाएंगे दोनों। पढ़ने तो सारे ही हैं, फिर इसको निपटाने के बाद पीजीबीपी ले लेंगे। जनता की डिमांड आ रही है, पीजीबीपी ले लेना। सर साइलेंट होता है तो क्या न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, पूरे सिलेबस में बस एक यही तो समझ में आया था तुम्हारे कि साइलेंट होता है तो न्यू टैक्स रिजीम, और एग्जाम में लैंग्वेज लिखी होती है, वैसे कंफ्यूजन नहीं होती जरा सी भी। ठीक है भाई, तो क्लास कब होगी मैं ग्रुप पे अपडेट करूंगा बेटा, मोस्ट प्रोबेबली शायद कल ही ले लूं, क्योंकि उसके बाद मैं दिल्ली से बाहर हूं। तो सैलरी का बचा हुआ पोर्शन, डिविडेंड और गिफ्ट ये निपटा देंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।